ये आकाशवाणी है। अपना घर प्रस्तुत है श्री कृष्ण खटवानी के सिंधी नाटक का हिंदी अनुवाद। अनुवादक हैं श्री राधाकिशन चांदवानी और रेडियो रूपांतरकार सत्येंद्र शरद। तो लीजिए सुनिए नाटक अपना घर। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। कौन? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए। आप? मैं सुधा हूँ, आपकी भाभी के बच्चों को पढ़ाती हूँ। हाँ, वो रेखा बता रही थी। कहिए। आज बच्चे घर में नहीं हैं, दूसरा कोई बड़ा भी घर में नहीं है। मैं पूछने आई हूँ कि मैं जाऊँ या और कोई काम है? जी, जब बच्चे घर पर नहीं है तो और क्या काम हो सकता है? वो जब बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं होता है ना, तो दीदी सिलाई कढ़ाई का काम दे देती हैं। वेतन का पूरा फायदा उठाने के लिए हैं? विचित्र है हमारी मनोवृत्ति। तुम चुप क्यों हो? बैठो। जी धन्यवाद। तुम वही सुधा हो ना जो कल्याण कैंप से मेरे लिए काजरी लेकर आती हो? जी। तुम कल्याण कैंप में रहती हो? जी, सिंधु नगर में। हम सिंधी लोग इसी नाम से पुकारते हैं उस शहर को। क्या सिंधु नगर अब भी वैसा ही है? मैं आपका सवाल समझी नहीं। कई बरस पहले हम लोग वहीं रहते थे। मेरा बचपन और उसकी सारी मधुर स्मृतियां वहीं से जुड़ी हैं। मैं जानना चाहता था, क्या कैंप अब भी वैसा ही है? जो भी सिंधी धनी और संपन्न हो जाते हैं वो कैंप छोड़कर चले जाते हैं। जैसे बाबूजी चले आए। जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाए वो वहीं रह गए हैं। कुछ लोग सिंधु नगर को बुरे लोगों की जगह समझते हैं और कुछ लोग नकली चीजें बनाने का शहर। वैसे क्या ये सच है? आपका क्या विचार है? आपका बचपन भी तो वहीं बीता है ना? नहीं, मैं समझता हूँ लोगों का ऐसा सोचना गलत है। मैं भी यही समझती हूँ। भाभी तुमको कितना देती हैं? जी, 1000 रुपया। इतने से तुम्हारा काम चल जाता है? नहीं, पर मैं एक स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, दादर में, और शाम को यहाँ। घर से कितने बजे निकलती हो? सुबह 7 बजे। और घर लौटती कितने बजे हो? 8 बज जाते हैं रात के। थकती नहीं हो? ये सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता है। हाँ, ठीक कहती हो। वो मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है। कहाँ? वो बच्चों की मेज पर थी। बच्चे होमवर्क करने में व्यस्त थे, मुझे पढ़ने का समय मिल गया। कैसी लगी? अद्भुत, आम किताबों से बिल्कुल अलग। आप मुझे अपनी और किताबें पढ़ने के लिए देंगे? नहीं। कोई बात नहीं। अरे नहीं सुधा, तुम गलत समझी। मैं तुम्हें अपनी किताबें पढ़ने के लिए नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें भेंट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलूंगी। हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी। अब सुधा, कहिए। मैं चाहता था कि मैं सिंधु नगर आऊं और वो सब जगहें देखूं जहां मेरा बचपन गुजरा था। अगर किसी अवकाश के दिन मैं वहां तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे घुमाने ले चलोगे? जरूर। अरे, कब आएंगे आप सिंधु नगर? देखो, वो अगले सप्ताह मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाना है। इस रविवार को आऊं सुबह 10 बजे? ठीक है, जरूर आइए आप। मैं और मेरे पिताजी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।
निर्मल, हाँ? मेरी सहेली हेमी का टेलीफोन कल भी आया था। इतने महीने हो गए, क्या सोचा तुमने बेटा? किस बारे में? अरे, अपने विवाह के बारे में। देखो बेटा, अब तो रेखा का विवाह भी हो गया, आखिर उसे कितना बैठाते। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? बेटा, मुझ पर विश्वास करो, कमला जैसी भली और गुणवंती लड़कियां आज के समय में कम ही मिलती हैं। और फिर बेटा, उसके माँ बाप कितने अमीर हैं। माँ, कमला जैसी लड़की के लिए कोई भी भला लड़का चल जाएगा। आपके समाज में जो ये 100 आदमी मिलते हैं, उनमें से 90 आदमी कमला के लिए सफल पति प्रमाणित होंगे। निर्मल, मैं तुम्हारे विवाह के लिए चिंतित हूं। देखो बेटा, कमला जैसी लड़की के साथ विवाह कर तुम भविष्य के लिए निश्चिंत हो सकते हो। लेकिन माँ, कमला जैसी लड़की मेरे जैसे पति को पाकर दुखी हो जाएगी। क्यों? तुम में क्या कमी है? माँ, मैं शायद कमला को ऐसा घर जिसमें सोफे, पर्दे, कीमती क्रॉकरी और ऐश्वर्य के सारे साधन हो, नहीं दे सकूंगा। मैं हर रविवार को उसके साथ 3 घंटे किसी क्लब में नहीं बिता सकूंगा। बेटा, हर रात 15 मिनट आधा घंटा उसके पास बैठकर उसकी शिकायतें भी नहीं सुन सकूंगा, और नहीं दे सकूंगा उसे हर दूसरे तीसरे वर्ष एक बच्चा। ओफो निर्मल, तुमसे तो पार पाना बहुत मुश्किल है। न जाने तुम्हारे मन में क्या है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। आखिर बेटा, तुमने अपने भविष्य के बारे में तो कुछ सोचा होगा। फिलहाल वही कि जो किताब लिख रहा हूं उसे पूरा करके अपने प्रकाशक को सौंप दो, बस। और शादी? अवसर आने पर अपने आप हो जाएगी। ओफो, और नहीं भी हुई तो राम राम राम, ऐसी अशुभ बात नहीं करते बेटे। शादी जैसी महत्व की बात हंसी में टालने की नहीं होती। देखो बेटा, जरा ध्यान से सोचना इस बारे में, और मुझे जल्दी बताना। हाँ, अच्छा, मैं चलती हूँ। हंसी भी आती और रोना भी। ये सब मुझे गेंद की तरह इधर उधर उछालना चाहते हैं, लेकिन मैं गेंद नहीं हूं। अरे रेखा, रेखा, आओ आओ। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। तुम लोग हनीमून से कब लौटे? कल। सच भैया, बहुत मजा आया। 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। और तुम्हारे वो कैसे हैं? तुम्हारे पति चंद्रू जी? बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कंसिडरेट। लेकिन अब मेरी बात छोड़िए, अपनी बताइए, गीता और आपकी कितनी मुलाकातें हुई? बात कहाँ तक बढ़ी? गीता से इस बीच मेरी 1-2 बार ही मुलाकात हुई। बस? एक फंक्शन में हम काफी देर साथ रहे। रेखा, मुझे लगता है गीता मुझसे डरने लगी। नहीं नहीं, ये संभव नहीं। ये संभव है। जानती हो, उस रात होटल की टेरेस पर जहां चारों ओर संगीत था, वो मेरे सामने रोने लगी। रोने लगी? अरे तुम रो क्यों रही हो गीता? देखो, रो मत प्लीज, प्लीज। अब देखो, ये लो ये रुमाल, आंसू पोंछो। बस, हाँ हाँ, बस अब ठीक है। बात क्या है? तुम अचानक रोने क्यों लगी? तुम जब भी मेरे सामने आते हो निर्मल, मुझे लगता है मैं दर्पण के सामने खड़ी हुई हूँ। पगली। निर्मल, न जाने क्यों मैं जीवन में अकेलेपन से हमेशा डरती रही हूँ। मुझे डर लगता है जैसे कोई मेरे अंदर से निकलकर मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, और उसके जाने के बाद मैं खोखली हो जाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं रह जाऊंगी। निर्मल, मैं
बहुत डरती हूँ अकेलेपन और अंधेरे से। गीता, गीता, देखो, तुम अपने आप से दूर भाग रही हो। तुम अभी तक परछाइयों के पीछे दौड़ती रही हो। तुमने असत्य को, अयथार्थ को प्यार किया है और तुम असत्य के साथ ही चिपकी रहना चाहती हो। और जब भी जीवन का सत्य, जीवन का यथार्थ दरवाजा खोलकर तुम्हारे सामने आ खड़ा होता है, तुम डरने लगती हो। तुम्हें लगता है तुमने जीने के लिए जो भवन तैयार किया है वो कहीं जमीन पर ना आ गिरे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ये सच नहीं है। ये सच है। ये झूठ है। मैं जो हूँ वही हूँ। मैं जो हूँ वही हूँ। गीता, गीता, रेखा, मेरी बात समझ में आ गई? भैया, मैं ये सब नहीं समझ सकती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि गीता सुंदर, होशियार, अमीर और सभ्य सुसंस्कृत है। अगर कोई पुरुष इससे अधिक किसी स्त्री से आशा रखता है तो निराशा ही उसके पल्ले पड़ेगी। वैसे भैया, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। मैंने केवल आप दोनों का परिचय कराया, बाकी आप दोनों को सोचना है। अब भी सोचना बाकी रह गया है? वैसे भैया, मैं आपके पास किसी और काम से आई थी। वो विवाह से पहले हमारे फ्लैट खरीदने में आपने हमारी मदद की थी। वो डैडी से हमें पैसे दिलवाए थे, तो अब आपको फिर हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? भैया, वो चंद्रू ना अपने एक विदेशी दोस्त की साझेदारी में एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है। चंद्रू यहाँ से माल एक्सपोर्ट करेगा, उनका दोस्त वहाँ माल बेचेगा। इसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए। आप डैडी से कहकर हमें फाइनेंस दिलवा दीजिए। ओह, तो ये काम था। हाँ भैया, तो आप डैडी से बात करेंगे ना? आप मेरे बड़े भैया हैं, कितना प्यार है आपको मुझसे। अच्छा, अब मैं जाऊँ, कुछ शॉपिंग करनी है। ओके, बाय भैया। हम आपको डैडी से जरूर बात करनी है, याद रखना। जरूर जरूर। आप बात करते करते क्या सोचने लगे? सुधा, मुझे सिंधु नगर में बिताए हुए उस दिन की याद आ गई। आपको अभी तक याद है? मुझे सब कुछ याद है। मेरे लिए वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। स्मृतियों में बसे उन धुंधले स्थानों को देखकर मैं उदास हो गया था। वहां सब कुछ बदला हुआ देखकर तुमने कहा था, ऐसे मन छोटा नहीं करते, ये संसार ऐसा ही है। मैंने सब कुछ फुरफुराता हुआ देखा है, लेकिन मैं इस विषय में नहीं सोचती। फिर तुम मुझे छोटी पहाड़ी पर ले गई। कितनी शांति थी वहां। आश्चर्य है, जब मैं छोटा था तब रोज शाम को उसी पहाड़ी पर जाकर खड़ा होता था। उस दिन भी सूर्यास्त हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मेरे बचपन में होता था। तुम्हारे शरीर पर डूबते सूर्य की किरणें फैली हुई थीं। और तब मैंने पूछा था, सुधा, बताओ तुम कौन हो? अपना साया। सचमुच की सुधा तुम मर गई। और मैंने कहा था, नहीं सुधा, नहीं, इंसान इतनी जल्दी नहीं मरता। फिर तुम अचानक उठ खड़ी हुई थी। तुम्हारे पैर आगे बढ़ने लगे थे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। अचानक तुम रुक गई थी। तुमने कहा था, मैंने पहली बार महसूस किया है कि मैं एक इंसान के सामने खड़ी हूं। पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? मेरे साथ साथ चलिए। उस रात मैंने तुम्हारे घर खाना खाया था। तुम्हारे अध्यापक पिताजी से
देर तक सुख दुख की बातें की थी। तुम दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई थी। मैंने कहा था, सुधा, मैंने सचमुच की सुधा को देख लिया है। तुम जीवन में कुछ बनना चाहती थी ना। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था प्रोफेसर बनना, रिसर्च करना, डॉक्टरेट प्राप्त करना। तुम साहस रखोगी, श्रम करोगी तो सब कुछ पा जाओगी, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगी। फिर काफी देर तक हम शांत खड़े रहे उस अंधेरे में। तब तुमने कहा था, अब आप जाइए, बहुत देर हो चुकी है। सुधा, मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड वापस चला जाऊंगा। क्यों? वो जिस किताब के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ आया हूं ना, वो मैं यहाँ नहीं लिख सकूंगा। और किताब मुझे हर हालत में लिखनी है। जैसा आप ठीक समझे वैसा ही करें। जाने से पहले तुमसे अवश्य मिलूंगा, तुम्हें बता कर जाऊंगा। हाँ, यदि ठीक समझे तो। यहाँ तुम्हारे विवाह की बातें चल रही हैं, तुम्हें बिजनेस में शामिल करने की योजनाएं तैयार हैं, और तुम फरमा रहे हो कि 3-4 दिन में इंग्लैंड वापस जा रहे हो। अभी विवाह करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो क्या बुढ़ापे में विवाह करोगे? पछताओगे एक दिन। नहीं पछताऊंगा बाबूजी। चलो मत करो विवाह, मगर बिजनेस में तो शामिल हो जाओ। मेरी बिजनेस में भी कोई रुचि नहीं है। निर्मल, तुम घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारकर विलायत जा रहे हो। मैं फिर कहता हूं, बहुत पछताओगे एक दिन। किताबें लिखने से कितना कमाओगे, हैं? और फिर कितने दिन? हमारे साथ बिजनेस में लग जाओगे तो बिना मेहनत किए लाखों रुपए महीना कमाओगे। आप अपनी जगह ठीक हैं बाबूजी, और मैं अपनी जगह। हाँ, ठीक हो तुम। मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। क्या हो गया निर्मल के डैडी, क्यों चिल्ला रहे हो? पूछो अपने लाडले से। क्या बात हो गई निर्मल बेटा? माँ, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे अपने लिए एयर टिकट लाने जाना है। हाँ, एयर टिकट? कहाँ जा रहा है ये? वापस विलायत। क्या? बेवकूफ कहीं का। कितने दिनों से अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहा हूं इस पर। 5 स्टार में पार्टी दी कि वहां हुई जान पहचान से लाभ उठाएगा, लेकिन उसके बाद किसी से मिलने तक नहीं गया। टाइम ही नहीं है इसके पास। लेकिन सिंधु नगर की गलियां नापने का टाइम मिल गया इसको। दिमाग खराब है इसका। लेकिन मैं अपनी सहेली हेमी को क्या कहूंगी? मैंने उसे प्रॉमिस किया है। अरे तुम तो कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी जान छुड़ा सकती हो, लेकिन मैंने जो भविष्य का प्रोग्राम बनाया था वो तो सब चौपट हो गया ना। हाँ, दिल्ली में ऑफिस खोलना था, सोचा था निर्मल की बाहर के देशों में फैली शोहरत दूसरे देशों के दूतावासों में काम आएगी, विदेशों से बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। इसने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उसे कह दूं कि हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं, जहां चाहे जाकर रहे। सचमुच इस लड़के ने तो हमें परेशान कर दिया है, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बेवकूफ कहीं का। हाँ। खैर, तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। भैया, भैया, डैडी से बात की भैया? किस बारे में? हमारे लिए फाइनेंस अरेंज करने के बारे में। नहीं। क्यों? मैं उनसे बात नहीं कर सका। तो आप कर लो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज भैया, मेरे लिए, अपनी छोटी बहन के लिए भैया। नहीं रेखा, मैं बाबूजी से ये बात नहीं कर सकूंगा। क्या मतलब? मैं फिर कह रहा हूं, मैं बाबूजी से ये बात नहीं कर सकूंगा। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको अपनी छोटी बहन से कोई प्यार नहीं है? आप प्यार का केवल ढोंग करते हैं। रेखा,
या आप ऐसा समझने लगे हैं कि बहन को इतना पैसा दिलवा देंगे तो आपके लिए क्या बचेगा? आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी हैं। रेखा, ये दुनिया है स्वार्थी है भैया। रेखा, तुम आपे से बाहर हो रही हो। ठीक है, मत कीजिए आप। मैं डैडी से खुद बात करूंगी। आप समझते हैं आप नहीं कहेंगे तो मेरा काम नहीं होगा। ये आपका भ्रम है भैया। मैं जाती हूँ डैडी के पास। रेखा, रेखा, मैं परसों वापस इंग्लैंड जा रहा हूं। बस यही कह रहा था। कौन? कौन? मैं सुधा। आपने मुझे आने के लिए कहा था ना? हाँ सुधा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बैठो। बैठती हूँ, लेकिन आपका ये उतरा हुआ चेहरा, मुंह पर दुख की रेखाएं। आज क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं सुधा। नहीं, कुछ तो हुआ है। बताइए ना। सुधा, आज मैंने जाना कि बहुत सी आशाएं और सपने लेकर मैं अपने घर लौटा था। मैं नहीं जानता था कि जिस घर को मैंने अचानक अपनी इच्छा से छोड़ दिया था वो फिर कभी मेरा नहीं हो सकेगा। नहीं, मैं भी कभी इस घर का नहीं हो सकता। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, ये सब कौन है? क्या मैं इन्हें जानता हूं? क्या ये मुझे जानते हैं? मुझे लगता है हम सब अजनबी हैं। सदा, उस रात सिंधु नगर में मैंने तुम्हें पहचाना था। शायद तुमने भी मुझे पहचाना था, लेकिन क्या पता हम भी कुछ समय बाद एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाए। इस संसार में कौन किसका है? निर्मल। हाँ? हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा है निर्मल, तुम्हारा नाम लेकर और तुम कहकर संबोधन किया है। सुधा, तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े नहीं हो, लेकिन लगता था कि तुम आकाश पर हो और मैं पाताल में। पर इस पल तुम्हारी कमजोरियां देखकर मैंने जान लिया कि इतिहास प्रसिद्ध इंसान चाहे इतिहास में महापुरुष हों, लेकिन इंसानी नातों रिश्तों में वो केवल इंसान ही होंगे। हाँ, और हाँ, याद आया, तुमने एक पत्र में लिखा था, हम सब अजनबी हैं इस संसार में, लेकिन अजनबी ही एक दूसरे को जान पहचान सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अजनबी हैं। बताओ, ये किसकी प्रतिध्वनि थी, तुम्हारी या मेरी? तुम्हारी भी और मेरी भी। अच्छा सुधा, आओ अब काम की बातें करें। काम की बातें? हाँ सुधा, देखो, मेरा टिकट आ गया है। मैं परसों की फ्लाइट से चला जाऊंगा। परसों? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? तुम पुरुष की कमजोरी पर हंस रही थी और अब नहीं, मैं और कुछ सोच रही थी। मैं जानता हूं। हाँ, ये लो, ये एक दूसरा पत्र है। दूसरा पत्र? तुम अपना पत्र मुझे क्यों दिखा रहे हो? ये पत्र यूनिवर्सिटी से आया है
उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। अगली टर्म से मुझे यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। मुझे तो ये पत्र। लो। तुम लौटाओगे? तुम हमेशा के लिए हिंदुस्तान में रहोगे? हाँ सुधा, हाँ। निर्मल, एक लेखक के लिए अपनी धरती उतनी ही आवश्यक है जितनी किसी पौधे के लिए अपनी जमीन। सुधा, मैं बहुत भटका हूं इस संसार में। अनेक देश, अनेक शहर, अनेक जातियां देखी हैं मैंने। लेकिन सुधा, इंसान को बाहर से नहीं, अपने भीतर से ही खाद्य प्राप्त होता है। निर्मल, अनेक वर्षों से मन में एक सपना संजो रखा था। अपने देश लौट जाऊंगा, अपने ही लोगों से मिलजुल कर, एक होकर किसी जंगली पौधे सा किसी राह के किनारे उगूंगा। और हां, तुम्हारा भी एक सपना था ना सुधा? हाँ, था एक सपना। मेरा नहीं, मेरे पिताजी का। मेरी बेटी प्रोफेसर बनेगी, रिसर्च करेगी, पुस्तकें लिखेगी। क्या अंतर है तुम्हारे और मेरे सपने में? कोई अंतर नहीं है। 5 वर्ष पहले मेरा भी ऐसा ही सपना था। तुम जब मेरे जितनी हो जाओगी तब महसूस करोगी कि कितनी ही बातें जो देखने में बड़ी लगती हैं वो दरअसल इतनी बड़ी भी नहीं होती। जैसे कि? मकान की दीवारें और छत बनाना सरल है, लेकिन उसके अंदर घर बनाना कितना कठिन है तो ये छोटी सी बात, लेकिन सबसे कठिन है। निर्मल, कहो सुधा। नहीं, कुछ नहीं। तुम कुछ कहना चाहती थी। तुम परसों जा रहे हो? मैं लौट आऊंगा। हाँ, मैं लौट आऊंगा। और सुधा, मैं तुम्हें पुकारूं तो आओगी? बाबूजी से पूछूं? अब मैं जाऊं? जाओ। नाराज हो गए? तुम लेखक कैसे बन गए? क्या तुम ये भी नहीं जानते कि कुछ बातें पूछी नहीं जाती, समझ ली जाती हैं? अच्छा। याद है तुमने पत्र में लिखा था, अपना घर न किसी को भेंट में मिलता है, न ही उत्तराधिकार में। जैसे पंछी एक एक तिनका चुनकर घोंसला बनाते हैं, वैसे ही बनाना पड़ता है इंसान को भी अपना घर। लेकिन मैं उस पत्र में एक बात लिखना भूल गया था। क्या? अपना घर कोई अकेले नहीं बना सकता, उसके लिए 2 प्राणियों की आवश्यकता होती है। अपना घर। अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण खटवाणी के सिंधी नाटक का हिंदी अनुवाद। अनुवादक थे श्री राधाकिशन चांदवाणी और रेडियो रूपांतरकार सत्येंद्र शरद। प्रस्तुतकर्ता व निर्देशक थे प्रदीप कुमार और प्रस्तुति सहायिका श्रीमती विजयलक्ष्मी। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम मैनी, मंजू मैनी, योगेंद्र टिक्को, हर्ष बाला, माला कुमार, कुमकुम जैन और दीपाली टंडन।